जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत असम राइफल की खबर के साथ करूंगा, क्योंकि असम राइफल पर बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप कई सवाल खड़े करते हैं। दरअसल दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिजीनियस पीपल फोरम मणिपुर की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुकी आदिवासी समुदाय और नगा के बीच में जो झड़पें हुई हैं उसके लिए असम राइफल और केंद्रीय सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 फरवरी से कुकी उग्रवादी अखरूल जिले के लिटन सरई खोंग में बेकसूर तंगखूल नागा लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि दखल देने की मांग करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मेमोरेंडम दिया है। असम राइफल और सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगाए गए हैं। इंडिजीनियस पीपल फोरम मणिपुर ने असम राइफल पर मणिपुर में सभी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में चल रहे कुकी उग्रवादियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए असम राइफल को तुरंत राज्य से वापस बुलाने की मांग की है। 8 फरवरी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर के अखरूल जिले के लिटन गांव में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने कई घर जला दिए थे। इंडिजीनियस पीपल फोरम मणिपुर ने दावा किया कि हिंसक हमला असम राइफल की जवानों की मौजूदगी में हुआ है, लेकिन मैं इन आरोपों को कभी सही नहीं मान सकता। असम राइफल कुकी उग्रवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, नगा उग्रवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई करती है और माइते से जुड़े जो उग्रवादी संगठन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। हमारी असम राइफल न्यूट्रल फोर्स है, लेकिन फिर भी आप सुनिए क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। Our people are so scared now. There's no peace in our mind because of these center security forces. So in fact, the center security forces, they are supposed to protect our people, to protect our innocent people. But today, our innocent people, why they are so scared to this Assam Rifle and the center security forces? Because there are lots of lapses in the center security forces, in the home ministry, I should say. Today, why center security forces are involving in such kind of accident in our indigenous land? We have seen so many accidents were happen at the Jelerong area, Ireng, Lemokong, and other that places. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने एक जवान लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ शादी की और जब उस लड़की को फौजी के बारे में पता चला कि वो तो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, लड़की ने खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट देखिए। अगर मैं मरी या मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई और डैडी के साइन लिए गए हैं, पर मैं भाई और डैडी जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार राजू भदौरिया जी और उनके घर वाले हैं। अगर मुझे कुछ दोस्तों, ग्वालियर में एक युवती ने अपने प्यार के लिए पूरे परिवार से लड़कर लव मैरिज की। वह खुश थी कि उसके पति फौज में हैं, लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे सच्चाई उसके सामने आई, उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। शादी के बाद पता चला कि पति रिटायर हो चुके हैं और वह पहले से शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं। जब इसका विरोध किया तो रिटायर्ड फौजी ने उनके साथ मारपीट की और आरोप है कि फौजी की पहली पत्नी और 2 बच्चों ने भी उसके साथ मारपीट की। युवती पति के धोखे से इस कदर टूट गई कि 12 फरवरी को उसने खुदकुशी कर ली। मौत से पहले उसने एक वीडियो अपलोड किया था जो अब वायरल हो चुका है। वीडियो में युवती ने मौत के लिए अपने पति और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन ये जो रिटायर्ड फौजी और इस प्राची उर्फ वैष्णवी की जो लव स्टोरी है
वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है। पुरानी छावनी निवासी राजू उर्फ सत्यनारायण भदौरिया से ट्रांसपोर्ट नगर जीडीए कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय वैष्णवी उर्फ प्राची सिंह की मुलाकात कम रोचक नहीं थी। करीब 1 साल पहले दोनों बोहड़ापुर में एक मोड़ पर दोनों की स्कूटी आमने सामने आ गई। यहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा और बातचीत होने लगी। इस दौरान राजू ने खुद को सेना में पदस्थ जवान बताया। बहुत ही कम समय में दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की ठान ली। राजू की उम्र 37 साल थी, लेकिन उसने बात छिपा ली। सेना से रिटायर्ड, शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होने की बात भी नहीं बताई। जब प्राची ने परिवार वालों को राजू के बारे में बताया तो शादी के लिए राजी नहीं हुए। प्राची ने सभी से लड़ झगड़ कर 6 महीने पहले मंदिर में शादी कर ली, फिर नोटरी पर भी शादी की, लेकिन पति उसे सीधे घर नहीं ले गया। उसने कहा कि घर में सभी नाराज हैं। उसके बाद वह प्राची को लेकर सैरोल स्थित ईस्ट मेडिटेरियन टाउनशिप में किराए के फ्लैट में रहने लगा। कुछ समय बाद प्राची को पता चला कि उसका पति फौजी नहीं है, वह रिटायर्ड है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन बीते थे, फिर सामने आया कि पति पहले से शादीशुदा है। पूछा तो उसने मजबूरी में शादी होने की बात का है। प्राची वैष्णवी, ये ईस्ट मेडिटेरियन सोसाइटी है सिरोल में, उसमें किराए से रहती थी। कल सुसाइड कर लिया है, उसकी जांच कर रहे हैं। अब जो भी तथ्य आएंगे सामने वो सब, जो भी तथ्य आएंगे वो क्लोज होंगे उसमें, और जो परिस्थिति होगी उस अनुसार कार्रवाई। अभी तक की जांच पड़ताल में क्या सामने नहीं, अभी तो केवल जो है जो सबका पंचनामा भर के और पीएम करा रहे हैं। अब जो भी तथ्य उनके परिजन देंगे, जो परिस्थिति होगी। लड़की के हालत फांसी से लटकी। नहीं, कुछ चोट वोट कोई नहीं है। 6 महीने पहले राजू भदौरिया से शादी कर ली थी। तो मुझे 1 महीने पहले पता लगा, तो मैं उससे बात की। बोले कि ऐसी सी बात, हमने शादी की। तो बोले मंदिर में वृंदावन में शादी कर ली है। तो हमने, और मंदिर के अलावा माननी होती बेटा। तो बोली चाचा मैंने ऐसे ऐसे स्टाम्प पे शादी कर ली है। ठीक है। हमने तो कल की डेट में बच्ची उनके राजू के घर पे गई, तो पता लगा कि राजू पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो उससे घर जाने पर उससे बहस हुई तो उनकी राजू की वाइफ और उनकी 3 बहनें और फूफा और पिताजी ने और राजू ने मारपीट की। तो गुस्सा में लड़की आके घर पे लेट पे पहुंची। उसके बाद घर पहुंचने के बाद प्राची फ़ोन आया, चाचा ऐसे ऐसे इनके घर वालों ने हमारी मारपीट की और पिताजी से भाई से खाली कागज़ पे साइन करा लिए। फिर ये घटनाक्रम थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पर राजू का फ़ोन आया कि उससे फ्लैट पे पहुंचो। तो राजू को पता लगा, राजू कैमरा लगा रखे थे घर पे, एक बाहर एक अंदर, गेट के बाहर अंदर। तो राजू ने फ़ोन किया पुलिस को और घर पे फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात, घर पहुंचो। जी बताई नहीं कि प्राची ऐसे। तो हम लोग पहुंचे तो प्राची घर को पुलिस ने खुलवाया तो प्राची फंदे पे लटकी हुई मिली है। पहले भाई से पता नहीं पड़ पाया सर। इसने भी कहा कि हमारी शादी नहीं हुई, पहली बार भाई अकेले हैं सिंगल। बाद में पता पड़ लगा, जैसे जानकारी अपन को पड़ी कि इसकी पहले बीवी है। तो कल प्राची कल की डेट में सिंधी छावनी इसके घर पर गई, तो उसे पता पड़ी। तो उसकी घरवाली से पहले बहस हुई, तो उन घरवाली ने उसे मारपीट कर दी। वीडियो बना के शेयर किया था अपना कि मेरा जिम्मेदार। हाँ, उसने कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे राजू भदौरिया, मेरी मौत के जिम्मेदार उनके घरवाली जिम्मेदार है। अभी इस मामले में पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पे साक्ष्य के आधार पर फिर मुकदमा कायम करेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इंडियन आर्मी ने असम राइफल और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जहां पर कम से कम 7 आतंकी ढेर कर दिए, जो कि सैफुल्लाह ग्रुप के थे। लेकिन अभी भी वो वहां पर कुछ आतंकी हो सकते हैं, उनका भी खात्मा किया जाएगा। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में असम राइफल भी शामिल थी, असम राइफल का झंडा भी था। लेकिन कहीं पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में या आप अखबारों में नहीं पाएंगे कि असम राइफल का जिक्र होगा सीआरपीएफ का, जम्मू कश्मीर की पुलिस का, इंडियन आर्मी का, लेकिन असम राइफल का नहीं। असम राइफल को उसके हिस्से का क्रेडिट नहीं मिलता है। मेरे एक और व्यूअर्स ने, मेरे एक और भाई ने जो असम राइफल से जुड़े हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा और कहा सर कि इस वीडियो को दिखाइए दर्शकों को, ताकि पता चल सके कि यहां पर असम राइफल के कर्नल साहब भी जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। अगर असम राइफल, हम मानते हैं इंडियन आर्मी का हिस्सा है, असम राइफल पर कमांड करने वाले ज्यादातर अधिकारी भारतीय सेना के हैं, लेकिन सवाल यही है कि फिर एमएचए और एमओडी का चक्कर क्यों?
या फिर असम राइफल के जवानों को उनका हक दिया जाए। स्पेशली जिस प्रकार से हम जम्मू कश्मीर पुलिस कहते हैं, उसी प्रकार से जो है असम राइफल का भी जिक्र हो किसी सफल ऑपरेशन में, अगर वहां पर असम राइफल के जवान मौजूद हैं। Proper planning, the vision which we had, and most importantly, relentless efforts of the months, an integrated approach of each and every force and each and every agency working over here. And most importantly, it is the perfect example of seamless coordination at all levels, from the troops working on ground, from all of us sitting over here, between the corps commanders, the ADGs, IGs, between the DGP and the army commander. And let me tell you that everybody contributed towards the success of this operation decisively. All the resources which were available to all of us, all were employed in a joint and integrated manner, from a dog to a drone. And what you see, the success you see today, is actually the reflection of the strength of our unity of efforts. You know, this particular operation, though it started on 14th of January, and our first contact was established on the 18th. And after that, we established multiple contacts on 18th, then on 22nd, then on 25th, then on the 31st, then on the 4th, and then on the 8th. But our aim was not achieved. But our aim was not achieved. We had the clarity of thought, and we kept on planning and preparing for the operation. Every day we used to sit on the drawing board. We used to reorient ourselves, realign ourselves, redeploy ourselves, because together we were dynamic in our thoughts and in our actions. We would quickly discuss any hint which used to come from any of the agencies, any of the forces. We would corroborate it and redeploy ourselves and start working again. And वो हिंदी में कहते हैं ना कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो मुश्किलें भी जो हैं वो सिर झुका देती हैं, और मुश्किलों ने सिर झुकाया. We got our first success here on the 4th of February when we killed Adil, and then we kept on we were in constant pursuance of our aim, and it was on the 21st within these operations when, you know, the SSP Kishtwar, Mr. Naresh, he gave the input to Brigadier Sunil, who is the commander 9th sector, and we corroborated it through all the agencies which are present here and working over here, and then the operation was launched collectively, jointly, with all the elements which we had on our disposal, that is the army, the special forces, police, the SOG, the CRPF, and everybody. And collectively you would have seen that the way we operated in a very, very calm, composed, collective, collaborative manner, that the kind of success we achieved, especially, you know, without suffering any casualty, any harm to any of our troops, except for the brave dog Tyson, who actually initiated the operation, and that is how collectively we could conclude that operation. But let me tell you one more thing. What you see is not just the effort of last 1 month only. It's been months and months that we were collectively working on this. We were carrying out operations relentlessly, and there were challenges in front of us. Challenges in terms of terrain, challenges in terms of weather, rain, it snowed, there were landslides, and you would have seen in any of those conditions, you would have seen all of us standing together like a wall and moving together, and that is what reflects our collective and collaborative efforts. So it was a continued approach towards the operation. We also knew that such long operations could set in fatigue in our troops.
So we used to plan in a manner that we had enough troops to rotate them. We had enough troops up our sleeves either to be dropped by helicopters or to walk. The kind of terrain it is there, it used to take us 6 to 8 hours, but we used to reach there. And just imagine so many different forces operating in such a small area, what kind of coordination and collaboration is required.